नमस्कार, करेंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले एक प्रश्न को देख लेते हैं। ऑन विच डेट इज संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व टू कमेमोरेट द इमरजेंसी ऑफ 1975? संविधान हत्या दिवस 1975 के आपातकाल की याद में कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 25 जून को मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस। यहाँ याद रखेंगे कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान हमारा तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। What was a major consequence of the emergency commemorated by संविधान हत्या दिवस? संविधान हत्या दिवस द्वारा स्मरण किए गए आपातकाल का एक प्रमुख परिणाम क्या था? तो इसका सबसे बड़ा परिणाम यह था कि सस्पेंशन ऑफ सिविल लिबर्टीज, नागरिक स्वतंत्रताओं का निलंबन हो गया था। व्यक्तियों को बंद कर दिया जाता था बिना उनके अधिकारों का कोई भी ख्याल किए। Who was the Prime Minister responsible for declaring the emergency in India in 1975? 1975 में भारत में आपातकाल घोषित करने के लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और उस समय जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। याद रखेंगे ये नाम, फखरुद्दीन अली अहमद। Which opposition led state criticized the observance of संविधान हत्या दिवस as politically motivated in 2025? 2025 में किस विपक्षी शासित राज्य ने संविधान हत्या दिवस के पालन को राजनीति से प्रेरित बताया? तो इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। Which article of the Indian Constitution allows the declaration of a national emergency due to war or armed rebellion? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की अनुमति देता है? तो यह होगा अनुच्छेद 352। 352 What is the maximum period a president's rule can be extended in a state with parliamentary approval? संसदीय स्वीकृति के साथ किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो यह हो सकती है 3 years, 3 वर्षों के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। Which type of emergency has never been invoked in India as of June 2025? जून 2025 तक भारत में किस प्रकार का आपातकाल कभी लागू नहीं किया गया है? तो इसका उत्तर होगा फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आपातकाल को अब तक लागू नहीं किया गया, और ये खुशी की बात है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। Which constitutional article empowers the center to impose president's rule when a state government fails to function as per the constitution? कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद केंद्र को तब राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में विफल रहती है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 356, आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। Which amendment introduced the requirement of written cabinet advice for declaring a national emergency? किस संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए लिखित मंत्रिमंडल सलाह की आवश्यकता शुरू की? तो यह होगा 44वां संविधान संशोधन, 44th अमेंडमेंट। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइम्स हैज इंडिया डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352? भारत ने अनुच्छेद 352 के तहत कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो यह होगा 3 बार। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया ड्यू टू द इंडो चाइना वार? भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल भारत चीन युद्ध के कारण किस वर्ष घोषित किया गया था? तो यह घोषित किया गया था 1962 में भारत चीन युद्ध शुरू हुआ था, और यह जो आपातकाल था, यह आपातकाल पहली बार लगाया गया था। इसके बाद जो दूसरी बार आपातकाल लगाया गया वह 1971 में लगाया गया, और इसके बाद जो तीसरी बार आपातकाल लगाया गया था वह 1975 में लगाया गया था। तो 3 बार अब तक आपातकाल लगाए हैं, 1962, 71 और 1975 में। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। What was the primary reason for the national emergency declared in 1975? 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल का प्राथमिक कारण क्या था? इसका कारण बताया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति बताया गया था, जबकि मुख्य कारण यह था कि इंदिरा गांधी जो थी वो चुनाव हार गई थी और फिर उनकी सत्ता पर संकट आ गया था। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द कंट्रोवर्शियल द इमरजेंसी लास्ट इन इंडिया? भारत में विवादास्पद आपातकाल कब तक रहा? यह जो आपातकाल इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा लगाया गया था वह कब से कब तक रहा? तो यह 1975 से 1977 के दौरान रहा। What was a major consequence of the emergency 1975-1977 in India? भारत में आपातकाल 1975 से 1977 का एक प्रमुख परिणाम क्या था? तो इसका सबसे प्रमुख परिणाम यही था
सस्पेंशन ऑफ सिविल लिबर्टीज, नागरिक स्वतंत्रताओं का निलंबन हो गया था। यह आपातकाल 25 जून 1975 से जनवरी 1977 तक रहा था और सबसे बड़ा कारण यह था इसका कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री का पद था वह खतरे में आ गया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके विरुद्ध निर्णय दिया था जिसमें कि रायबरेली से उनका जो चुनाव हुआ था 1971 का, उस चुनाव को वाइड घोषित कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और उन्हें आगामी 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो इसके बाद ही इमरजेंसी लाई गई थी। अगर हम इमरजेंसी के प्रावधानों को पढ़ें, आपातकाल के प्रावधानों को देखें तो 3 तरह के आपातकाल हैं भारत में। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। दूसरा राज्यों में आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं, अनुच्छेद 356 के तहत। और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत। 4 का अंतर है, 352, 356, 360। जो इसका आधार होता है, राष्ट्रीय आपातकाल का आधार होता है युद्ध, बाह्य एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन, किसी बाह्य हस्तक्षेप, और तीसरा है आर्म्ड रेवेलियन, सशस्त्र विद्रोह। पहले इसकी जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस था, आंतरिक अशांति था, लेकिन बाद में यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्म्ड रेवेलियन ले आया गया आंतरिक अशांति के आधार पर। क्योंकि 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था उसका आधार यही था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति। जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यों में, उसका आधार होता है राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी अगर फेल हो जाए तो। और वित्तीय आपातकाल का जो आधार होता है वह होता है भारत की क्रेडिट या उसके जो वित्तीय स्टेबिलिटी है उसको खतरा। तीनों को राष्ट्रपति महोदय ही घोषित करते हैं और तीनों के लिए घोषणा के बाद पार्लियामेंट से अप्रूवल चाहिए, तो संसदीय सहमति चाहिए। और संसदीय सहमति जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसके लिए 1 महीने के अंदर संसदीय सहमति चाहिए, दोनों ही हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से। और अगर लोकसभा कार्यरत नहीं हो, डिजोल्व हो, तो उसको जो भी फर्स्ट सिटिंग होगी जब नए उसके रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद, तो 30 दिन के अंदर जो है ये अप्रूवल मिलना चाहिए और तब तक राज्यसभा से अप्रूवल मिल जाना चाहिए। जो राष्ट्रपति शासन लगता है वहाँ 1 महीने के बजाय जो है 2 महीने के अंदर दोनों ही सदनों से सहमति चाहिए। और अगर लोकसभा डिजोल्व हो गई है तो 30 दिन के अंदर उसके फर्स्ट सिटिंग से। और वित्तीय आपातकाल के लिए भी 2 महीने के अंदर जो है दोनों ही सदनों से सहमति चाहिए। तो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 1 महीने और राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के लिए 2-2 महीने के अंदर जो है अप्रूवल चाहिए। इसके अलावा जो संसद से जो यह प्रस्ताव पारित होगा इसके समर्थन का, उसके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। जो राष्ट्रीय आपात के लिए कुल सदस्य संख्या का 50% और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 का समर्थन होना चाहिए। यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। तो इसे कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए। और बाकी के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, यानी जितने लोग उपस्थित और मतदान कर रहे हैं उनका आधा से 1 अधिक चाहिए वहाँ पर। और जो प्रारंभिक इसका पीरियड ऑफ इफेक्ट होता है, शुरुआत में 6 महीने तक के लिए यह कारगर रहता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रपति शासन भी 6 महीने तक के लिए घोषणा के। और जो वित्तीय आपातकाल है वह तब तक लागू रहता है, उसे 6 महीने की कोई आवश्यकता नहीं है, तब तक लागू रहता है जब तक कि राष्ट्रपति उसे वापस ना ले लें। इनके विस्तार देने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल को प्रत्येक 6 महीने पर पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। सदन के संसद के दोनों सदनों का समर्थन चाहिए और इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है उसे 6-6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है, लेकिन मैक्सिमम 3 साल के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। और हर 6 महीने पर पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। वित्तीय आपात के लिए कोई भी अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है और राष्ट्रपति जब चाहें इसे रिवोक कर सकते हैं, हटा सकते हैं। मैक्सिमम ड्यूरेशन की अगर बात देखें तो राष्ट्रीय आपात के लिए कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, बस 6-6 महीने के दौरान जो है अप्रूवल मिलते रहना चाहिए।
राज्यों में जो आपातकाल लगता है यानी राष्ट्रपति शासन लगता है, उसके लिए 3 साल मैक्सिमम पीरियड रखा गया है। 3 साल से अगर अधिक बढ़ाना पड़े तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और वित्तीय आपात के लिए कोई भी मैक्सिमम टाइम लिमिट नहीं है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, इसे वापस लेने के लिए राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल को किसी भी समय रिवोक कर सकते हैं, पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगता है, आपातकाल राज्यों का आपातकाल अगर कहें उसे, तो उसे भी राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं। यहाँ भी पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, संसद की सहमति की जरूरत नहीं है, पास कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वित्तीय आपात के लिए भी राष्ट्रपति किसी भी समय इसे रिवोक कर सकते हैं और पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। इन सब से लोकसभा के जो कार्यकाल होता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय इससे लोकसभा के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इमरजेंसी जब समाप्त हो जाए तो उसके 6 महीने के आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो 1 साल के लिए अप्रूवल मिल जाता है और उसके बाद फिर 6 महीने तक के लिए बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। जब आपातकाल खत्म हो गया तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। राज्यों में आपातकाल से लोकसभा के पीरियड पर कोई असर नहीं, टर्म पर कोई असर नहीं पड़ता है, और वित्तीय आपातकाल में भी इसका कोई असर नहीं पड़ता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। The Union Cabinet approved the revised master plan for dealing with fire subsidence and rehabilitation of affected families in which coalfield। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस कोयला क्षेत्र में आग, भू धंसाव और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास से निपटने के लिए संशोधित मास्टर प्लान को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर होगा झरिया कोलफील्ड। झरिया कोयला क्षेत्र है। झरिया कोयला क्षेत्र में जगह जगह पर आपको सरफेस पर ही आग लगा हुआ दिख सकता है, तो इसके लिए सरकार बहुत बड़ा मास्टर प्लान बहुत पहले से लाई थी। एक बार 2021 में भी ये प्लान ख़त्म हो गया था प्लान पीरियड, तो नया प्लान लाया गया है, संशोधित प्लान लाया गया है, ताकि लोगों को वहाँ ये जो आग और भूमि की धंसान की समस्या है उससे निजात मिल सके। झरिया कोयला क्षेत्र जो है वह झारखंड में है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ द एक्सियोम मिशन 4 AX4? एक्सियोम मिशन 4 AX4 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इन माइक्रोग्रेविटी, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में वैज्ञानिक प्रयोग करना। हु इज़ द इंडियन एस्ट्रोनॉट पायलटिंग द एक्सियोम मिशन 4 AX4? एक्सियोम मिशन 4 AX4 को पायलट करने वाला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका उत्तर होगा शुभांशु शुक्ला, और इनका जो निक नेम है वो है सक्स, SHUX सक्स, और ये भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन हैं। इनका जन्म लखनऊ में हुआ है और NDA से इन्होंने पढ़ाई की है। After how many years in an Indian astronaut visiting space as part of the Axiom Mission 4? Axiom Mission 4 के हिस्से के रूप में कितने वर्षों बाद एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जा रहा है? तो इसका उत्तर होगा 41 वर्ष बाद। Astronaut from which country is not accompanying the Indian astronaut on the Axiom 4 mission? Axiom Mission 4 पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री के साथ किस देश का अंतरिक्ष यात्री शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर होगा जापान। इन विच ईयर डिड राकेश शर्मा बिकम इंडियाज फर्स्ट कॉस्मोनॉट? राकेश शर्मा किस वर्ष भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने? तो 1984। 41 साल जोड़ेंगे तो 2025 आ जाएगा, तो 1984 में वो गए थे। विच स्पेस क्राफ्ट कैरीड राकेश शर्मा टू स्पेस? राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में ले जाने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो वह था सोयूज T11। What famous phrase did राकेश शर्मा use to describe India from space during his mission? राकेश शर्मा ने अपने मिशन के दौरान अंतरिक्ष से भारत का वर्णन करने के लिए कौन सा प्रसिद्ध वाक्यांश उपयोग किया था? उन्होंने उपयोग किया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा अल्लामा इकबाल ने ये रचना की थी, और उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अगर हम एक्सियोम मिशन 4 के जो मेंबर्स हैं, उसके क्रू हैं, उनको देखें तो हंगरी से हैं तिबोर कापू, वो मिशन स्पेशलिस्ट हैं। शुभांशु शुक्ला जो है वो पायलट हैं इंडिया से। पेगी वेटसन ये कमांडर हैं अमेरिका से।
स्लावोस उजांस्की विस्निवेस्की, ये पोलैंड से हैं, मिशन स्पेशलिस्ट हैं। ये वहाँ पर जाकर माइक्रोग्रेविटी से संबंधित बायोलॉजिकल रिसर्च एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिसके लिए कि इसरो और भारतीय संस्थानों ने डेवलप किया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Where is the International Potato Center CIP's South Asia Regional Center CSARC being established in India? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र CSARC भारत में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है सिंगना, आगरा, उत्तर प्रदेश में। और हम लोग इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के बारे में देखें तो इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। विकास के लिए अनुसंधान करने वाला यह एक संगठन है और इसका मुख्य जो रिसर्च का फोकस है वह है आलू, स्वीट पोटैटो और इंडियन रूट्स और ट्यूबर्स पर। इसका हेडक्वार्टर जो है, मुख्यालय, वह लीमा, पेरू में है। Where is the Electronics Manufacturing Cluster EMC 2.0 being set up in India? भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC 2.0 कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में। Where is the खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 being held? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये आयोजित किए जाएंगे जयपुर, राजस्थान में। Which universities are jointly hosting the खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी कौन से विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से कर रहे हैं? तो इसका संयुक्त रूप से कर रहे हैं मेजबानी पूर्णिमा यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी। What is the primary aim of the खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है आइडेंटिफाई एंड ट्रेन एथलीट्स फॉर ओलंपिक्स एंड एशियन गेम्स। ओलंपिक और एशियाई खेलों के लिए एथलीटों की पहचान और प्रशिक्षण करना। Which university won the team championship at the खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में टीम चैंपियनशिप किस विद्यालय ने जीती थी? किस विश्वविद्यालय ने? तो इसे जीता था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। वेयर इज द अंबुबाची मेला 2025 बीइंग हेल्ड? अंबुबाची मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह आयोजित किया जा रहा है कामाख्या टेम्पल, गुवाहाटी, असम में। व्हाट डज द अंबुबाची मेला सेलिब्रेट? अंबुबाची मेला किस विषय पर उत्सव मनाता है? तो यह उत्सव मनाता है एनुअल मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ गॉडेस कामाख्या, देवी कामाख्या का वार्षिक मासिक धर्म चक्र। कामाख्या मंदिर असम में है, वहीं पर यह मनाया जा रहा है। What is one of the प्रसाद आइटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द अंबुबाची मेला 2025? अंबुबाची मेला 2025 के दौरान वितरित किया जाने वाला एक प्रसाद क्या है? तो यह प्रसाद है अंग वस्त्र, रेड क्लॉथ। अंग वस्त्र, लाल कपड़ा जो है वही प्रसाद के रूप में दिया जाता है। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। हु इज द करेंट सेक्रेटरी जनरल चीफ ऑफ नेटो एज ऑफ जून 2025? जून 2025 तक नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये महासचिव हैं मार्क रूटे। यह अभी चर्चा में इसलिए आ गया है संस्थान क्योंकि एक तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नाटो चीफ ने डैडी कहा, तो इसके कारण चर्चा में रहा है। और दूसरा, रसिया और यूक्रेन के बीच भी विवाद चल रहा है और नाटो उसमें यूक्रेन के पक्ष में खड़ा है। इन विच ईयर वाज नाटो इस्टेब्लिश्ड? नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह स्थापना हुई थी 1949 में। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नाटो? नाटो का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि गठबंधन। तो उत्तरी अटलांटिक के दोनों तरफ के जो देश हैं उनके बीच ये संधि है। हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन नाटो एज ऑफ जून 2025? जून 2025 तक नाटो में कितने सदस्य देश हैं? तो 32 सदस्य हैं। नाटो की स्थापना शीत युद्ध के समय में हुई थी और इसका उद्देश्य था यूएसएसआर के प्रभाव को रोकना। Where is the headquarters of NATO located? नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है ब्रसेल्स, बेल्जियम में स्थित। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। How many times will CBSE Class 10 board exams be held in a year starting from the academic year 2026? शैक्षणिक वर्ष 2026 से CBSE कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाएं एक वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाएंगी?
तो 2 बार आयोजित की जाएंगी, एक बार फरवरी में और दूसरी बार मई में वैकल्पिक होगा। जिन विद्यार्थियों को अपना प्रदर्शन सुधारना होगा वो मई में फिर से परीक्षा दे पाएंगे। अगर हम लोग देखें सीबीएसई को, तो सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना 1929 में ही हुई थी और 1929 में इसका नाम था बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना। 1952 में इसको वर्तमान जो नाम है वह दिया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इसके वर्तमान चेयरपर्सन जो है वो है राहुल सिंह। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, कमेंट करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको बहुत बहुत थैंक यू, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी थैंक यू। टेक केयर।